हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 12 दिसंबर के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, नोट कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। शुरू करें। पीडीएफ डेली करंट अफेयर की और मॉक टेस्ट दोनों ही आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेंगे, चेकआउट कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। जलवायु नेतृत्व के लिए यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है? अच्छा, किस लिए दिया गया? तो ये क्लाइमेट लीडरशिप के लिए दिए जाते हैं अवार्ड। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के सबसे बड़े अवार्ड है ना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये 5-6 व्यक्तियों को हर साल दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को भी दिए जा सकते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी मूवमेंट को भी दिए जा सकते हैं। कोई कैंपेन है जो कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हो या फिर क्लाइमेट को बचाने के लिए हो, तो इन चीजों के लिए दिया जा सकता है किसी को भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चाहे तो किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कैंपेन को, किसी मूवमेंट को यह अवार्ड दिए जा सकते हैं। इंडिया से यह अवार्ड 2025 में दिया गया सुप्रिया साहू को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अच्छा, देता कौन है? अवार्ड कौन देता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यह अवार्ड देता है हर साल, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, तो सबसे बड़े इन्वायरमेंटल अवार्ड है पूरे वर्ल्ड में जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इस बार ये जो अवार्ड है 5 लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए। कुछ लोग हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, तो 5 लोग और ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं को यह अवार्ड दिए गए 2025 में। जो इंडियन है, पहले तो उसकी बात करेंगे, सुप्रिया साहू। इनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया। इनके अलावा पैसिफिक आइलैंड स्टडी फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, ये कैंपेन जैसा है, मूवमेंट है वनुआतू का, जिन्हें पॉलिसी लीडरशिप में यह अवार्ड दिया गया। फिर आते हैं मरियम इसाउफाऊ जो कि नाइजीरिया से हैं। इन्हें एंटरप्रेन्योर विजन के लिए या इस कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेज़न नाम का जो कि ब्राजील में चलता है। इन्हें साइंस एंड इनोवेशन के कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। एक व्यक्ति है मैनफ्रेडी कैल्टागेरॉन जो कि इटली से आते हैं। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में मरणोपरांत अवार्ड दिया गया। तो इस तरीके से ये 5 अवार्ड दिए गए हैं। यहां पर अगर हम इमेज देखें सबकी, तो एक को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, और बाकी एक इंस्टीट्यूशन को दिया गया, एक किसी कैंपेन या मूवमेंट को दिया गया, और 2 अलग अलग व्यक्तियों को भी यह अवार्ड दिया गया है। इनमें से देखिए ये 4 जो कैटेगरी है ना, ये कंपलसरी है। इन 4 कैटेगरी में तो दिया ही जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में कभी कभी यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, हर बार अनाउंस नहीं किया जाता है, पर यह भी एक कैटेगरी है। तो इस तरीके से ये 5 व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि कोई भी फाइनेंशियल अवार्ड नहीं है, मतलब पैसा नहीं दिया जाता अवार्ड के साथ, केवल एक अवार्ड है। हर साल 5 से 7 लोगों को यह दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिए जाते हैं। अब ये जो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ये 2017 में शुरू किए गए थे और इसके लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अलग है और यहां पर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात की गई है, ये अलग है, कंफ्यूज मत होना। दोनों ही अवार्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम देता है। मेनली चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 4 कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन 5वीं होती है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, ये कभी कभी अनाउंस की जाती है। 2025 में यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात करें, इनके विनर को देख लें तो 3 लोगों को दिया गया। इनमें भी एक इंडियन है। जो इंडियन है वो जिनाली मोदी है इंडिया से, और फिर जोसेफ नगुथिरू ये केन्या से हैं, और नाओमी फ्लोरा ये यूएसए से हैं। इन तीनों को दिया गया है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों बता दिए, इंडियन स्पेशली दोनों के याद रखिएगा। उधर सुप्रिया साहू को यह अवार्ड दिया गया है। भारत ने FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? अच्छा, FIH हॉकी का टूर्नामेंट है, जूनियर वर्ल्ड कप।
ओके। FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का रिसेंटली आयोजन किया गया था और इसमें इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। पहली चीज तो, पहला क्वेश्चन तो आयोजन कहां हुआ, तो आयोजन हुआ है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के दो शहरों में, चेन्नई और मदुरई, यहां पर खेला गया था 2025 का मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। 28 नवंबर को शुरू हुआ था, 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। इंडिया ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था, और मतलब फाइनल नहीं था ये, सेमीफाइनल आप इसे मानिए। तो इंडिया ने अर्जेंटीना को हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहां पर अगर विनर की बात करें तो चैंपियन रहा है जर्मनी, जिसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 8 टाइटल जर्मनी के पास से मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप के, हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। तो सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास है? जर्मनी के पास 8 टाइटल हैं, और इस बार 2025 में भी ये खिताब जर्मनी ने ही अपने नाम किया है, गोल्ड मेडल। रनर अप रहा स्पेन सिल्वर मेडल के साथ, और इंडिया रहा 3rd पोजीशन पर, और हमने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मेंस FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, आपको पता है ये जो वर्ल्ड कप है, इस बार इसको इंडिया ने होस्ट किया था। 24 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, और तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में इसका आयोजन किया गया। यहां पर टॉप स्कोरर की अगर बात करें हॉकी इवेंट में, तो अमीरुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है, इन्होंने सबसे ज्यादा 18 गोल किए। टॉप स्कोरर बेस्ट प्लेयर कैस्पर वैन डेर विन जो कि नीदरलैंड के प्लेयर हैं, और बेस्ट गोलकीपर जसपीर डिट्जर रहे हैं, ये जर्मनी के हॉकी प्लेयर हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई कितने साल के कम उम्र के प्लेयर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है। तो इसमें 21 साल से कम उम्र के जो हॉकी प्लेयर है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हीं के लिए आयोजित किया जाने वाला इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करवाता है। इसे ही शॉर्ट में कहा जाता है FIH। इसीलिए ये मेंस FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है। इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा टाइटल जर्मनी ने ही अपने नाम की। 2025 में भी जर्मनी ही विनर रहा है 8 मेडल के साथ। मतलब टोटल 8 टाइटल 2025 में तो विनर रहा ये, 8 टाइटल इसने जीत लिए हैं FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के। इस बार इसको गोल्ड मिला। विपक्ष द्वारा जस्टिस जी आर स्वामीनाथन पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन किस हाईकोर्ट के जज के पद पर हैं? तो ये मुद्दा काफी सुर्खियों में है। काफी, अगर आप थोड़ा भी पॉलिटिक्स को फॉलो करते होंगे तो आपने ये मुद्दा सुना होगा, आपकी फीड पर भी आया होगा अगर आप ध्यान देते होंगे तो। अभी क्या हुआ है कि जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस जो है स्पेशली, उन्होंने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट लाने का प्रस्ताव सौंपा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। आपको पता है ये मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं। कौन है ये? जी.आर. स्वामीनाथन। पूरा मुद्दा क्या है हम समझेंगे, लेकिन हम पहले ये देखें कि कितने एमपीस मिलकर लाए हैं इस इंपीचमेंट को। आपको इतना तो पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए इंपीचमेंट जैसी प्रोसीजर की जरूरत होती है, महाभियोग प्रोसीजर यूज किया जाता है। तो यहां पर एक चीज और है, पहली चीज तो ये कि देखिए इंपीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट पर लाया जाता है। पहली चीज तो ये समझ में आई, अगर प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है उनके कार्यकाल के दौरान, तो केवल इंपीचमेंट के आधार पर हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए भी वैसी ही प्रोसीजर का यूज किया जाता है, उसी तरीके की, है ना, यहां पर यूज किया गया एक टर्म उसी तरीके की। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया का यूज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को हटाने के लिए भी किया जाता है। अब आपको पता पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पास होना चाहिए, तो इसके लिए 167 एमपीज मिलकर, अभी इंडिया अलायंस के एमपीज है, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, इन्होंने जज जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने के लिए इंपीचमेंट का प्रस्ताव सौंपा है। जज जी.आर. स्वामीनाथन के द्वारा एक फैसला दिया गया था, अभी एक जजमेंट दिया गया था। एक्चुअल में कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल है तमिलनाडु का, कार्तिकेय दीपम लैंप, है ना, ये एक प्रथा है, इसको लेकर एक डिसीजन दिया था
जी आर स्वामीनाथन ने इसीलिए इंडिया अलायंस के या इंडिया अलायंस के खिलाफ इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया इंडिया अलायंस के द्वारा। इनका कहना है कि भैया जज ने, ये जो जज है जी आर स्वामीनाथन, इन्होंने जो डिसीजन दिया है ना, एक्चुअल में वो कम्युनल टेंशन को, देश में सांप्रदायिक विवाद को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं मुद्दा क्या है। देखिए, तमिल लोग है ना, तमिलनाडु में एक त्योहार मनाते हैं, यह है कार्तिगई दीपम, ये एक फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि एक जगह है मदुरई, तमिलनाडु का है ना, यहां पर सबसे ऊंची जगह पर जाकर दीपक जलाया जाता है भगवान के सम्मान में, सीधी सी बात है। तो क्या है ना कि मदुरई में एक हिल है जिसका नाम है थिरुपरन कुंदरम हिल, आप एक बार पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है, थिरुपरन कुंदरम हिल। अब एक्चुअल में सबसे ऊंची जगह पर दीप जलाया जाता, तो इस हिल पर एक मंदिर है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर या टेम्पल। तो यहां पर एक पिल्लर है जिसे कहा जाता है दीपाथॉन, दीपक जलाने का एक पिल्लर। तो यहां पर उस दीपक को जलाया जाता है हर साल। ये कार्तिगई दीपम फेस्टिवल तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और उस वक्त यहां पर दीपक जलाया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मंदिर के पास एक दरगाह भी है, तो एक हो जाता है एक पक्ष, एक हो जाता है दूसरा पक्ष, है ना, एक मुस्लिम पक्ष हो जाता है, एक हिंदू पक्ष हो जाता है। तो यहां पर कम्युनल मतलब विवाद हर साल कहीं ना कहीं छोटा मोटा रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि दरगाह के पास का एरिया है तो मुस्लिम विरोध करते हैं, टेम्पल का एरिया है तो हिंदू यहां पर अपना त्योहार मनाते हैं। और हमेशा ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हर साल बनी रहती है। इस बार क्या हुआ कि ये जो मुद्दा है ना हाईकोर्ट में चला गया। अब जब हाईकोर्ट में ये मुद्दा जाता है, दीप जलाने की जो परंपरा का मुद्दा है, जब हाईकोर्ट में जाता है तो हाईकोर्ट के जज कौन है? ये हैं जी आर स्वामीनाथन। ये किसके पक्ष में फैसला दे देते हैं? टेम्पल के पक्ष में, कि यहां पर साल में एक दिन की ये दीपक जलाने की परंपरा है तो इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। अब यहां पर क्योंकि पुलिस फोर्स भी राज्य सरकार के पास कम है, तो इसका भी ये एक वो दिया गया कि पुलिस फोर्स कम है और यहां पर कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर भी उसके बाद जज ने कहा कि ये फेस्टिवल को आयोजित किया जाना, ये हमारा डिसीजन है, तो इसको आयोजित किया गया। तो इसके कारण अब ये जो फैसला है, आज जो इंडिया अलायंस है उनका कहना है कि एक देश में कम्युनल टेंशन को बढ़ाता है, ये किसी प्रकार से मतलब विवाद की स्थिति देश में खड़ी कर सकता है। इसलिए इंडिया अलायंस जो है वो इंपीचमेंट लेकर आया है जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ, इनको हटाने के लिए। अभी ये लंबी प्रोसीजर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं प्रोसीजर की, तो पहले तो ये समझो कि जस्टिस स्वामीनाथन ने इस बार पिल्लर पर दीपक जलाने की परमिशन दे दी थी। अब इनके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीजर शुरू करने के लिए ओम बिरला के पास ये चले गए प्रस्ताव लेकर। अब हम समझते हैं इंपीचमेंट की प्रोसीजर कैसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 प्रावधान करता है इंपीचमेंट मोशन के बारे में। इसे अगर किसी भी जज को उनके पद से हटाना है उनके कार्यकाल के दौरान, तो पार्लियामेंट में इंपीचमेंट आएगा। लोकसभा के 100 एमपी मिलकर ये प्रस्ताव ला सकते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा के 50 मिनिमम एमपी मिलकर ये प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव सौंपना पड़ेगा, साइन होना चाहिए मिनिमम 50 राज्यसभा के मेंबर की और लोकसभा में मिनिमम 100 लोगों की। तो फिर इंपीचमेंट का अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है स्पीकर के द्वारा, तो फिर एक 3 मेंबर की कमेटी बनती है इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि भैया क्या क्या मुद्दा है। अब इस कमेटी में एक तो चीफ जस्टिस और कोई जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एक जज होते हैं, और कोई एक विधिक अधिकारी, मतलब 3 लोगों की कमेटी होती है। ये जब अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो फिर उस रिपोर्ट पर दोनों हाउसेस में उस रिपोर्ट को रखा जाता है, उस पर बहस होती है और फिर उस पर होती है वोटिंग कि जज को हटाया जाना है या नहीं। जज को भी अपना पक्ष रखने का टाइम दिया जाता है, पर उसके बाद वोटिंग होती है। अगर जज को हटाना है तो अब बात आती है कि उस बिल को, या इंपीचमेंट की जो प्रोसीजर है, इंपीचमेंट का जो बिल है, उसको पास किस मेजोरिटी से होना चाहिए। तो देखिए, हाउस की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, मेजोरिटी, और जो उपस्थित और वोट करने वाले लोग हैं उनका 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए होगी। अगर ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशन बन जाती है, तो फिर दोनों हाउसेस में यह मिल जाता है कुल सदस्यों का बहुमत
और वोट देने वाले या मतदान करने वाले जो उपस्थित लोग हैं उस दिन, उनका 2/3 बहुमत से अगर बिल पास हो जाता है तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो जज को उनके पद से हटा सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के। तो फिर प्रेसिडेंट हटा देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया था, तो आखिरी में प्रेसिडेंट ही इम्पीचमेंट पास होने के बाद उनको उनके पद से हटा देंगे। तो ये प्रोसीजर है किसी जज को हटाने की। तो पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुद्दा और किस तरीके से प्रस्ताव लाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल कब मनाया जाता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये हर साल मनाया जाता है देश में 11 यूनिवर्सल हेल्थ का एक बार देख लेते हैं, मुझे कंफर्म डेट ध्यान नहीं आ रही है। तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। ओके ठीक है, आंसर ले लेते हैं। 12 दिसंबर को यह हर साल मनाया जाता है। देखिए उद्देश्य क्या है, अगर हम इसका उद्देश्य समझें कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का उद्देश्य क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ केयर है उसके प्रति लोगों को अवेयर करना, क्वालिटी हेल्थ केयर देने के बारे में लोगों में और देशों में अवेयरनेस फैलाना कि भाई लोगों को एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर मिल पाए। तो लोग भी इसके प्रति अवेयर हों और देश की सरकारें भी इसके प्रति अवेयर हो, इसलिए हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे 2017 में अनाउंस किया था। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। देखिए आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनमें भी एक एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर दी जा सके देशों में अपने नागरिकों को, इसका प्रावधान है। तो ये एक प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, तो इसको अचीव किया जा सके ये भी उद्देश्य है। 2025 में अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स वेयर सिक ऑफ इट, ये थीम रखी गई है, यहां पर क्वेश्चन मार के देखना, ठीक है। तो ये थीम रखी गई है 2025 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की। क्या है? अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट वी आर सिक ऑफ इट। अब इसके अलावा एक और डे यहां पर हमको पता होना चाहिए जो कि 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यह डे है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। अब ये क्या है? देखिए क्या होता है ना, ये जो डे है ना, ये इस पर फोकस करता है कि देश की सरकारें इस ओर झुके कि भाई वो किसी भी युद्ध की परिस्थिति में न्यूट्रल रहेगी, किसी को ज्वाइन नहीं करेगी, है ना। ये इतना सुर्खियों में नहीं रहता है डे, पर ये इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कुछ देश इसको मनाते हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल, अब वो तो वॉर बताएगा कि आप न्यूट्रल है कि नहीं, पर ये इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी है कि भैया देशों को न्यूट्रल रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि भैया आप किसी भी युद्ध में भाग मत लेना, कोई कितना भी उकसाए। तो ये होता है, ये भी 12 दिसंबर को मनाया जाता है। एनीवेज हमारा जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर है, तो ये भी 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, ऑफर ऑफ द डे में जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की आपकी इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। इस कोर्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस चारों की चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपका बहुत ही बेसिक फाउंडेशन तैयार करने में ये आपको काफी मदद करेगा। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आता है, अगर आपने बेसिक से आप पढ़ रहे हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली इन 4 सब्जेक्ट में आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेसिक फाउंडेशन का कोर्स है, आपको ये बैच मिल जाएगा काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस है ये साल भर का, तो इस प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करो और डायरेक्ट आप जीएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करो। ओके, आगे आइए। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहां से लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत, इसे लॉन्च किया है वाराणसी से। कहां से लॉन्च किया? वाराणसी, ठीक है ना। तो वाराणसी से इसे लॉन्च किया गया। मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज, ये है सर्बानंद सोनोवाल। वाराणसी में इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को इन्होंने लॉन्च किया है। देखिए है क्या, ये समझो। अगर इस वेसल की बात करते हैं तो ये एक परिवहन के लिए, आप इसको एक बोट समझो, है ना। एक बोट है परिवहन के लिए, जो कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट
में इसका यूज किया जा रहा है। वेसल का जो यूज है वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में किया जा रहा है। अंतर्देशीय नदी परिवहन, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा नदी के परिवहन से वोट के माध्यम से आप प्रयागराज से, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यहां से हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल एरिया में, झारखंड, जो भी स्टॉप है यहां तक आपको पता है परिवहन के साधन के रूप में यूज किया जाता है। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें यूज किया जाएगा इस वेसल को। नॉर्मल वेसल में क्या होता है, डीजल का यूज किया जाता है। तो अब आपको पता है वो एक तो कार्बन उत्सर्जन बहुत करते हैं, तो इस तरीके से अब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाया जा रहा है ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। और एक दिन ऐसा है कि कार्बन उत्सर्जन को हम पूरी तरीके से खत्म करें ताकि हमारा एनवायरमेंट सही रहे। तो इसीलिए यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है, जिसे लॉन्च किया गया है वाराणसी में केंद्रीय मिनिस्ट्री के द्वारा, या केंद्र के जो हमारे मिनिस्टर है उनके द्वारा। कहां पर, वाराणसी में। ठीक है, तो वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत ही लॉन्च किया गया है। यह हरित नौका इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें यही है कि भाई जो हमारा अंतर्देशीय नदी परिवहन है उसको हम पूरी तरीके से, ये डीजल वगैरह छोड़ के जो पोत है हमारे, जो वेसल चलते हैं, उनको पूरी तरीके से हम ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट करेंगे एक समय में। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल हाइड्रोजन से चलने वाली वेसल है ना, हाइड्रोजन से चलने वाली नौका है। 24 मीटर लंबी है ये, 50 पैसेंजर को एक साथ ले जा सकती है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। देखिए कैसे काम करेगी। वेसल में लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का यूज किया गया है। अब इसमें क्या होगा, सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो केमिकल रिएक्शन है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उसी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी तो ये वेसल आराम से चल पाएगी, है ना। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। फायदे क्या क्या है, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। बोट ट्रेडिशनल डीजल बोट जो है ना उसकी तुलना में सस्ती भी और ज्यादा एफिशिएंसी से काम भी कर पाएगी। और गंगा और उसकी सभी सहायक जो नदियां है ना उसमें क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन को इससे बढ़ावा मिलने वाला है इन फ्यूचर। अब ये जो बनाई गई है हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाई गई है, तो इसकी बात करते हैं। 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने ही इसे लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था कि 2025 तक, हम 2024 में शुरू किया गया, उद्देश्य था 2025 में हम इनलैंड वेसल ट्रांसपोर्टेशन को 50% तक क्लीन एनर्जी पर डाइवर्ट कर दें, और इन फ्यूचर 2045 तक हम 100% का लक्ष्य प्राप्त कर लें। 2045 तक हमारी जो भी नदियों के अंदर, जो इंडिया के अंदर नदियों में जो परिवहन के साधन है, जो वेसल है, जो नौकाएं हैं, वो पूरी तरीके से डीजल से शिफ्ट हो जाएगी ग्रीन एनर्जी की तरफ। यह हमारा लक्ष्य। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन का 3rd सीजन कहां आयोजित किया गया, तो ये एक प्रकार का सम्मेलन है। ठीक है, इसका आयोजन अभी किया गया है मुंबई में। ये 3rd सीजन है इस साल का। साल में ये 3 बार आयोजित किया जा रहा है इस बार। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन के 3rd सीजन का आयोजन 8 से लेकर 10 दिसंबर तक मुंबई में किया गया। उद्देश्य क्या है, जो ग्लोबल समुद्री नेविगेशन है ना उसको सुरक्षित करना, उसको और ज्यादा सिक्योर करना, और ज्यादा आधुनिक बनाना, इस मुद्दे पर यहां पर चर्चा की जाएगी, चर्चा की गई है। क्योंकि देखिए क्या होता है, समुद्री परिवहन की जब बात करते हैं तो जरूरी होता है कि जो भी शिप समुद्र में चल रहे हैं वो बहुत ही सुरक्षित रहें, उनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी हो, उनका जो नेविगेशन सिस्टम हो वो कमाल का हो। समुद्र में लाइट हाउस की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, और नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि सुरक्षित मरीन इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3रा सीजन आयोजित किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन का। आयोजन कहां हुआ है, मुंबई में। देखिए, असेंबली में इंडिया ने डिजिटल लाइट हाउस टूरिज्म पोर्टल को भी लॉन्च किया है, ताकि लाइट हाउस जो पुराने हैं उनको टूरिस्टों के लिए डेवलप किया जा सके, और उनको जो ये नेविगेशन सिस्टम है या जो समुद्र का सुरक्षित वैश्विक समुद्री जो ट्रेड है उनके बारे में समझाया जा सके, बताया जा सके। तो एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। अब ये जो संस्थान है ना इसकी बैठक साल में 2 बार होती है, लेकिन इस बार इसका 3रा सीजन भी इस साल 2025 में ही आयोजित किया गया। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन
एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम ही यही है, क्या है कि भाई जो समुद्री नेविगेशन सिस्टम है उसको उन्नत बनाना, सुरक्षित बनाना, ताकि समुद्री जो शिप है उनको सुरक्षित यात्रा मतलब उनके लिए प्रोवाइड की जा सके, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा सके। तो इसी सेक्टर में यह संस्था काम करती है। इंडिया 1980 में इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था। इंडिया 2023 से 2027 तक के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी, इसीलिए इसके जो सीजन है वो इंडिया में आयोजित किए जा रहे हैं। ओके, दुनिया के शिप के नेविगेशन को सेफ, इफेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य, और ये इसीलिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1957 में की गई थी। इंडिया कब मेंबर बना? आगे चलकर 1980 में। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। 42 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी मेंबर। अब 2027 में इसका 21th कॉन्फ्रेंस का आयोजन फिर से मुंबई में किया जाने वाला है। पहली बार सरकार के द्वारा किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? किसानों के लिए पहली बार कार्बन क्रेडिट योजना या स्कीम, इसे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जाएगा। देखिए क्या स्कीम समझेंगे कि कार्बन क्रेडिट स्कीम उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए शुरू कर दी, पर यह है क्या? देखिए, किसानों को एक्स्ट्रा इनकम मिल सके, ये इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। इस स्कीम के तहत जो किसान है ना, अपनी मृदा में, मिट्टी में CO2 की मात्रा को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वो कैसे करेंगे? पेड़ पौधे उगाएंगे अपने खेतों के आसपास के क्षेत्रों में। जो फसल काटेंगे फिर पराली को जलाएंगे नहीं, बल्कि वो मिट्टी में ही काट के फिर से मिक्स करेंगे, जिससे जो मिट्टी है, मृदा है, सोइल है, उसमें CO2 की मात्रा बढ़े। ओके, तो इस तरीके से और ऐसी फसलों को उगाएंगे जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हो, उसमें CO2 की मात्रा को बढ़ाती हो। ऐसी फसलों को वो ज्यादा उगाएंगे। तो इस तरीके से जो किसान है ना, वो जब अपने सॉइल में CO2 की मात्रा बढ़ाएगा तो उसे कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। अब आपको पता है ये जो कार्बन क्रेडिट है ना, एक पॉइंट होते हैं कार्बन क्रेडिट, ये मार्केट में जो कार्बन क्रेडिट मार्केट होते हैं उसमें 5 से लेकर $15 तक बिकते हैं। ठीक है, 5 से लेकर $15 तक बिकते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 400-500 से 1500 रुपए तक इसका रेट उनको मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, किसानों को भी एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, और जो प्रदूषण होता है गवर्नमेंट को ही फायदा है, प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। पराली नहीं जलाएंगे किसान, अच्छी फसलें उगाएंगे, इसके लिए काम करेंगे। तो 1 मीट्रिक टन CO2 अगर सॉइल में बढ़ती है, स्टोर हो जाती है, तो 1 कार्बन क्रेडिट किसान को दिया जाएगा। यह कैसे पता चलेगा? सॉइल का समय समय पर लैब टेस्ट होगा। लैब टेस्ट हुआ, कितनी उसमें CO2 की मात्रा है, फिर 6 महीने बाद लैब टेस्ट हुआ, अगर CO2 की मात्रा बढ़ती है तो 1 मीट्रिक टन CO2 की मात्रा अगर सॉइल में मिलती है, स्टोर होती है, तो फिर 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और उसको किसान सेल करके फिर उसको इनकैश करवा सकते हैं। उससे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलेगी, पराली जलाने की समस्या खत्म होगी, और बहुत सारे फायदे, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये जो स्कीम है ना किसानों के लिए, यूपी गवर्नमेंट ने IIT रुड़की के साथ मिलकर शुरू की है कार्बन क्रेडिट स्कीम। किस गवर्नमेंट ने शुरू किया? यूपी गवर्नमेंट ने। अब यहां पर एक और चीज है कि अगर किसान कार्बन क्रेडिट बेचेगा ना, तो उसको 50% पैसा मिलेगा, और 50% पैसा गवर्नमेंट की इसी स्कीम में जाएगा, ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। न्यू सुजलाम भारत ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? एक नया एप्लीकेशन है सुजलाम भारत ऐप, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। जो रूरल एरिया है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र, उसमें वाटर सप्लाई चेन को मॉनिटर करना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है वर्तमान में CR पाटिल। इन्होंने सुजलाम भारत एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया। जल जीवन मिशन के तहत यह एप्लीकेशन लाया गया है। देखिए होगा क्या, एडवांस मॉनिटरिंग ऐप है। रूरल एरिया में जो भी वाटर स्कीम्स चल रही है उनको इसमें ट्रैक किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर की सप्लाई कैसी है, वाटर टैंक, पाइपलाइन, वाटर सोर्स, पंप, ट्रीटमेंट प्लांट कैसे हैं, इनकी मैपिंग की जा सकेगी। कब टंकी में पानी दिया गया था किसी गांव को या किसी गांव के क्षेत्र को, इनकी मैपिंग की जा सकेगी। रूरल एरिया में वाटर को मॉनिटर किया जा सकेगा। तो पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को लाया गया है सुजलाम भारत एप्लीकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया।
ऑल ओवर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई सही ढंग से सुनिश्चित की जा सके। तो इस एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया। जल जीवन मिशन के तहत लाया गया है, तो इसकी बात करें 2019 में जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था पता है? 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से प्रतिदिन हर व्यक्ति को 55 लीटर टैप वाटर नल का जल देना। 55 लीटर पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति नल का पानी दिया जा सके। इस स्कीम को 2025-26 में 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और काफी गांवों तक नल से जल को पहुंचा दिया गया है। सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? T20, टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन बने हैं हाल ही में, ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। आंसर हो जाएगा आंसर बी। तीनों फॉर्मेट में इन्होंने 100 विकेट लिए, टेस्ट में भी, वनडे में भी और T20 में भी। देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था और इसी में जसप्रीत बुमराह ने इस उपलब्धि को हासिल किया। अब ये दुनिया के 5वें ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लिए। इनके पहले टीम सऊदी, लसित मलिंगा, शाकिब अल हसन और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी प्लेयर, ये 4 प्लेयर ऐसे थे वर्ल्ड में जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लिए थे। अब इसी सूची में 5वें नंबर पर आए हैं कौन? जसप्रीत बुमराह। वैसे अर्शदीप सिंह ने देखो अर्शदीप सिंह के बाद ये भारत के दूसरे इंडियन भी बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे किए। T20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह ने 100 विकेट पहले पूरे कर लिए थे, पहले इंडियन थे। अब दूसरे बने जसप्रीत बुमराह, लेकिन तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो जाता है, थोड़े से रिकॉर्ड है, आप एक बार पॉज करके देख लेना। आगे आते हैं, जसप्रीत बुमराह गुजरात से आते हैं, पहले बॉलर जिन्होंने सभी फॉर्मेट में आईसीसी मेंस प्लेयर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। T20, टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में आईसीसी मेंस प्लेयर की रैंकिंग में ये पहले स्थान पर रहे हैं कभी ना कभी। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में इनको घोषित किया जा चुका है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में इनको लास्ट ईयर दिया गया था। और सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी जो कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी होती है, ये 2024 में इनको दी गई थी। ठीक है, तो 2024 में इनके नाम आईसीसी के 2 रिकॉर्ड आए थे। जसप्रीत बुमराह। लास्ट क्वेश्चन, प्लिनियो नास्तारी शुगर एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? ये नाम थोड़ा सा अलग है ना, एक इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है। तो यह है प्लिनियो नास्तारी शुगर एक्सीलेंस अवार्ड या नास्तारी शुगर एक्सीलेंस अवार्ड। ये एक इंडियन को मिला इस बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह है समीर सौम्या, इंडियन है। आंसर डी। तो समीर सौम्या को प्लिनियो नास्तारी शुगर एक्सीलेंस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। देखिए पहले इंडियन बने हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। और अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्लोबल शुगर और बायो एनर्जी सेक्टर में योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अगर कोई अचीवमेंट है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। और देता कौन है? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन हर साल यह अवार्ड देती है। अब ये इंपॉर्टेंट इस साल इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को मिला और यह है समीर सौम्या। समीर सौम्या इंडियन, भारत के बहुत ही फेमस एक उद्योगपति है। ठीक है, गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं वर्तमान में। तो ये दिया ही क्यों जाता है? बायो एनर्जी सेक्टर में योगदान के लिए, ग्लोबल शुगर के सेक्टर में योगदान के लिए। तो ये है समीर सौम्या। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, 2024 में इंडिया को इसका चेयरमैन बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, पर एक यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है जिसे यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दे रखी है। देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तहत आयोजित इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट 1968 के तहत इसे बनाया गया है ताकि ग्लोबल शुगर मार्केट को यह रेगुलेट कर पाए। तो यह संस्था ग्लोबल शुगर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, शुगर के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की डायरेक्ट अंग नहीं है, लेकिन यह उससे मान्यता प्राप्त है। 3 दिसंबर 1968 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। ओके, तो इसी संस्था के द्वारा समीर सौम्या को एक अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड का नाम है
प्लिनियो नास्तारी शुगर एक्सीलेंस अवार्ड 2025। डन। तो इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। 12 दिसंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझ लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टेली में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक है इंडिया की सेकंड। भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है दिवाली को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिया गया? तो यह दिया गया 36 लोगों को। चर्चित वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट से संबंधित है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? तो इससे लॉन्च किया जाएगा पंजाब राज्य में। भारत विन पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण किसे देने की घोषणा की है? तो यह महिलाओं को देने की घोषणा की है। यूनिसेफ डे हर साल कब मनाया जाता है? यह डे हर साल मनाया जाता है यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को। चराईचुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भारत के असम के माजुली में। टाइम का 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? यह घोषित किया गया अजा विल्सन को। आंसर सी। ये हो गए हमारे कल के क्वेश्चन के रिवीजन। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक हैं BR अंबेडकर। किसे प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए दलहनी फसलें महत्वपूर्ण होती है ना? तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे हो गए आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, इधर आना पड़ेगा। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पहला क्वेश्चन। स्तूपों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ था? और लठमार होली कहां मनाई जाती है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। ओके, हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।